हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। देखिए सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी ये मत सोचना कल की आपकी क्लास नहीं हो पाई है कि क्लास स्किप होगी। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो तभी आपकी क्लास स्किप करती हूँ मैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपका कोर्स टाइमली कवर हो और आप जो है अच्छे से रिवीजन लगा के अपना एग्ज़ाम दें और 90+ स्कोर गेन करें पूरा एग्ज़ाम में अपने। ठीक है, पूरी कोशिश मेरी यही है। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि सभी का भला हो सके। ठीक है भाई, आ जाइए जल्दी से सभी, फिर आज की क्लास को हम कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए प्रीवियस वीडियोस अगर किसी बच्चे ने वॉच नहीं की है तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकता है। उसमें मैंने आपको 33 तक के क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, उससे पहले हम अति लघु कर चुके हैं। बहुविकल्प पे पूरे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन सब ये चल रहे हैं। 34 से आज हम करेंगे स्टार्ट। चलिए फिर जल्दी से करिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, जल्दी से करिए भाई। इस चीज़ के लिए भी आपको बार बार बोलना पड़ता है, मुझे ये काम तो बिना कहे कर देना है ना। तब आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे तो मुझे डबल मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाऊं। चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कि बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण का सापेक्षिक महत्व है, उस पर समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। और बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव बताइए और पर्यावरण का। बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इफेक्ट पूछा है कि बच्चे के विकास पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वैसे भी पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो डेवलपमेंट होता है हमारा वो होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब कि हमारा जो वंशानुक्रम है और जो हमारा पर्यावरण है उसका गुणनफल ही हमारा क्या होता है, विकास। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बाल विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न प्रकार पड़ता है। देखो सबसे पहला है कि बच्चे की बुद्धि वंशानुक्रम से निश्चित होती है। कैसे निश्चित होती है, जैसे कि आपके जो गार्जियंस हैं उनका जैसा IQ लेवल होगा तो आपकी भी जो बुद्धि है वो अपने मम्मी पापा पर ही जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी केस में ऐसा है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, काफ़ी जो मतलब हाई लेवल के IQ वाले जो गार्जियंस होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी मंदबुद्धि हो सकते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि गार्जियंस का थोड़ा IQ लेवल कम हो तो उनके बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अब बात तो हर चीज़ में होते हैं, ठीक है, सभी केस में ये चीज़ फॉलो नहीं करती है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण होता है वंशानुक्रम, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है फिर बच्चों में माता पिता की विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का स्वभाव, वर्ण और कद वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। वर्ण और कद कैसे, जैसे हमारे जो मम्मी पापा हैं जैसा उनका आई का कलर है, हेयर का कलर, वो सब हमें हेरिडिटी से ही मिलते हैं, अपने गार्जियन से ही मिलते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, बालक का शारीरिक संगठन और शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है। आपने भी नोटिस किया होगा अपने आसपास, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी केस में ऐसा है बिल्कुल, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में ऐसा ही है कि जैसे कि पेरेंट्स का सपोज दैट कोई पेरेंट ज़्यादा लंबे हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं, है ना। कोई थोड़ी हाइट में कम है तो उनके जो बच्चे हैं वो हाइट में थोड़े से कम रह जाते हैं। ठीक है भाई, सभी केसेस में लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए फिर बाल विकास पर, ये तो बात हुई वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि बच्चे को अच्छे वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, प्रखर हो जाती है, तेज हो जाती है। अच्छे वातावरण में रखने से बच्चों का मानसिक विकास अच्छा रहता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के सामाजिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चों के संवेगात्मक विकास पर भी, संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट पर। ठीक है, और बच्चे के शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। फिज़िकल जो हमारा फिज़िकली जो हम लोग, अगर जैसे कि सपोज़ दैट आपका कोई अच्छी फैमिली है, ठीक है, किसी बच्चे की, और उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली भी वो वेल एंड गुड है, तो उसका क्या होगा, शारीरिक विकास भी उस बच्चे का अच्छे से होगा, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? अगर समझ में आ रही है तो भाई लाइक कर दीजिए जल्दी।
लाइक में इतना देरी क्यों करते हैं आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पावलोव का जो सिद्धांत था, पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसका नाम पूछा जाता है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंधन के द्वारा व्यक्त किया। ठीक है, उद्दीपन क्या होता है? स्टिमुलस, और अनुक्रिया क्या होती है? रिस्पॉन्स। इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी भी बोला जाता है। अब पावलोव का जो प्रयोग था वो क्या था? देखो, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने भूखे कुत्ते को भोजन दिया और जिससे जो है भोजन देखकर कुत्ते की लार टपकने लगी। तो पावलोव ने बताया कि चूंकि जो भोजन है, भोजन देखकर लार टपकती है कुत्ते की, ठीक है, इसलिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक है मतलब ऑब्वियस है। जैसे कि आप कभी कभी कुछ अच्छा बन रहा होता है किचन में, तो आपके मुंह में तुरंत से पानी आ जाता होगा, है ना भाई। चलिए फिर नेक्स्ट है, पावलोव ने जब जब कुत्ते को भोजन दिया तब तब घंटी बजाई, है ना। ऐसा होता था कि जब भी पावलोव जो है खाना देते थे उस कुत्ते को, तो हमेशा वो घंटी बजाते थे पहले। फिर आगे क्या हुआ? यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चली। फिर कुछ दिन बाद पावलोव ने केवल घंटी बजाई, इस बार कुत्ते को भोजन नहीं दिया। अब जब भोजन नहीं दिया तो फिर भी उसने क्या किया? इस बार लार टपका दी, है ना। तो पावलोव ने बताया चूंकि कुत्ते को भोजन नहीं दिया, केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही उसकी लार टपकने लगी, इसलिए यह अनुबंधित प्रक्रिया है। मतलब उसे कंडीशनिंग हो गई कि अब जो है खाना आएगा, और उसकी लार अपने आप घंटी बजाने से ही टपकने लगी थी। ठीक है, तो अनुबंधन किसके साथ हुआ? लार टपकने का जो संबंध हुआ वो घंटी की ध्वनि से हो गया। ठीक है, घंटी की आवाज़ से लार टपकने का संबंध हुआ। दूसरे शब्दों में कुत्ता भोजन के लिए घंटी की ध्वनि से अनुबंधित हो गया, मतलब उसकी उससे क्या हो गई? कंडीशनिंग हो गई। ठीक है भाई। अब देखो इस ये जो प्रयोग है इनका पावलोव का, इसका शिक्षा में क्या महत्व है ना। शिक्षा में इस चीज़ का क्या महत्व है? तो एक तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, समस्त शिक्षण अनुबंधन अनुक्रिया है, यह कई वर्षों तक चलता रहता है ना। जो चीज़ हम मतलब ये है कि डेवलप की जाती है तो उससे कंडीशनिंग हो जाती है, फिर आप उस चीज़ को ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अच्छे व्यवहार और अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में अधिक महत्व है। ठीक है भाई, अगर हमें कोई ग्रुप बनाना है, उसमें कोई आदतें डेवलप करनी है सभी बच्चों में, तो भी उसमें ये जो थ्योरी है वो काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट है फिर, इस सिद्धांत से बालकों में भय संबंधित उपचार किया जाता है। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो उसका डर दूर करने के लिए भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 36। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए। देखो, जो आपका बाल विकास सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट कहीं नहीं रुकने वाला बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ आप अच्छे से पढ़िए हर चीज़। चलिए फिर, मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन या अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है ना। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करती है। बिल्कुल सही बात है। जब आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन दी जाती है तो आप उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। नेक्स्ट, मोटिवेशन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है हमारी आवश्यकताएं। देखो कैसे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी। यह बालकों और वयस्कों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति है। आवश्यकता के वशीभूत होकर ही सभी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको किसी चीज़ की नीड ही नहीं होगी तो आप उस काम को करोगे ही क्यों? बिल्कुल सही बात है ना। ऐसे ही पढ़ाई का भी है। जिस बच्चे को नीड ही नहीं लग रही है बिल्कुल भी, उसे अंदर से ही नहीं लगता है अपने आप ही कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो क्यों पढ़ेगा फिर। नेक्स्ट है फिर हमारा रुचि है इंटरेस्ट। जिन बालकों या वयस्कों में जिस चीज़ की रुचि होती है वे उन चीज़ों को आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल, वो चाहे कोई भी काम हो जिसमें किसी बच्चे का स्पेशल इंटरेस्ट होता है तो वो उसको जल्दी सीखता ही है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति। अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में सहायता करती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से कार्य अच्छी तरह कर पाते हैं बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट है आदतें। जैसा कि हम जानते हैं कि नया ज्ञान जो है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बच्चे की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती हैं। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37।
प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जितने भी सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक है, कोहलर है और आपका पैवलोव है, ठीक है, ये तीनों सिद्धांत आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक है पियाजे का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, डीएलएड का फेवरेट टॉपिक है पियाजे। तो चलिए फिर, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत क्या है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1913 में दिया था। इस सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है भाई। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसको बोला जाता है। हमेशा मैं आपको बाइलिंगुअली इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं प्योर हिंदी में, ठीक है, तो उनको समझने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डीएलएड में आपको इंग्लिश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना पेपर बिल्कुल डिक्टो हिंदी में ही लिखना है भाई, ठीक है, वहाँ पर ये गलती मत करना। फिर चलिए आगे देखते हैं। हम सीखने की क्रिया में कई बार त्रुटि करते हैं, परंतु बार बार प्रयत्न करने से त्रुटि कम हो जाती है। क्या करते हैं? हम बार बार गलती करते हैं, लेकिन जब हम बार बार एक चीज़ का प्रयास करेंगे, बार बार उसको ट्राई करेंगे, तो उससे हमारी जो गलतियां हैं वो कम होती जाएंगी। और इसी को उन्होंने प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक भूखी बिल्ली का चुनाव किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पैवलोव ने किसका चुनाव किया और थॉर्नडाइक ने किसका किया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अब देखो, इनका प्रयोग क्या था। सर्वप्रथम इन्होंने अपने प्रयोग में, थॉर्नडाइक ने क्या लिया, एक भूखी बिल्ली ले ली, ठीक है, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब पिंजरे में बंद करने के बाद इन्होंने क्या किया, बाहर से एक प्लेट में मछली का टुकड़ा रखा और पिंजरा जो था वो चारों तरफ से बंद था। पिंजरा क्या था? चारों तरफ से बंद था। अब क्या हुआ, फिर उसमें एक दरवाज़ा लगा था, दरवाजे में कुंडी या सिटकनी जिसको बोलते हैं वो लगी हुई थी। तो पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा देखते ही भूखी बिल्ली पिंजरे से इधर उधर दौड़ने लगी, है ना, बार बार वो चिल्लाई, दौड़ी, वो बार बार कोशिश कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी कि मछली उसे मिल जाए। अचानक से क्या हुआ, भूखी बिल्ली का जो पैर है उछलते समय उस सिटकनी या लेवर बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है, LEVER, लेवर, जैसे कि कोई कुंडी उसकी सिटकनी होती है ना, उस पर पड़ जाता है उसका पैर, तो क्या होता है, बिल्ली बाहर निकल के आ जाती है और मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार क्या हुआ, बार बार प्रयत्न करने से बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख गई, ठीक है। अब वो बार बार जब जो है उसका पैर सिटकनी पर पड़ने लगा तो वो सीख गई कि मुझे दरवाज़ा कैसे खोलना है। तो इस तरह क्या हुआ कि बार बार उसका प्रयत्न करने से उसकी त्रुटियाँ कम होती गई। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। चलिए फिर इसका शिक्षा में महत्व देखते हैं। एजुकेशन में क्या इसका क्या बोलते हैं इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहला है हमारा अभ्यास पर बल। बालकों में किसी भी कार्य के लिए बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई काम किसी को करना है तो बार बार अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो काम ज़्यादा अच्छे से होगा। नेक्स्ट है फिर, एक बालक को कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो उसे कहना चाहिए कि प्रयास करो, तुम ही इसे हल कर लोगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है फिर समस्या का स्वयं समाधान की क्षमता। बालकों के सामने जब कई समस्याएं आती हैं तब प्रत्येक स्थल पर शिक्षक उपस्थित नहीं होता है, तो बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हर टाइम टीचर अवेलेबल नहीं होता है, तो इस चीज़ से क्या होता है, प्रयत्न और त्रुटि से समस्या का समाधान करने की जो क्षमता है वो अपने आप से डेवलप हो जाती है बच्चे में। नेक्स्ट है फिर, अपने कार्य स्वयं करने पर बल देना। बिल्कुल सही बात है यह सिद्धांत अपना काम स्वयं करने पर जोर देता है। बालकों को बताना चाहिए कि उसे अपना काम खुद करना चाहिए और उसे अपनी समस्या का समाधान भी स्वयं ही करना चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यक है, प्रयास आवश्यक है ना। दूसरों पर कब तक डिपेंड रहोगे आप लोग, और जो दूसरों पर डिपेंड रहता है वो कभी भी जो है उसको एक सही नॉलेज नहीं हो पाती। नेक्स्ट है फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है चिंतन और तर्क का विकास। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि बालकों में चिंतन और तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है, जिससे वे नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। जब वो बार बार प्रयास करते हैं, गलती करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर गलतियाँ कम होती जाती है, तो वो एक नई खोज पर पहुंच जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूझ के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत एक ही है, ठीक है भाई। कोहलर का ये एक्सपेरिमेंट है आपका, और कोहलर के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या कोहलर का सूझ के सिद्धांत के नाम से भी ये पूछा जाता है। अब देखो, जो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना, उसके बारे में देखते हैं। तो कोहलर के सिद्धांत को
अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ के सिद्धांत के अनुसार सीखना जो है वो अचानक किसी अंतर्दृष्टि या सूझ से होता है। ये कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो अचानक से होती है। देखो कैसे, इन्होंने प्रयोग के लिए लिया था, चिंपैंजी को लिया था, ठीक है। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। अब कोहलर का प्रयोग क्या था, देखो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक लोहे से बने पिंजड़े में बंद कर दिया। इन्होंने किसको लिया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी को, और उसको क्या किया, इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर इन्होंने केला रखा, तो पिंजरे के पास 2 छड़ियों को रखा गया, ठीक है। हाँ, 2 छड़ी भी रखी गई थी। अब इन छड़ियों में विशेषता यह थी कि ये आपस में जुड़ सकती थी। इन्होंने पिंजरे के बाहर केलों को उतनी दूरी पर रखा कि उसे केवल छड़ी से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों छड़ी आपस में जुड़ ना जाए। मतलब इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जब तक दोनों छड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ जाएंगी तब तक जो है चिंपैंजी केला प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, सुल्तान ने बारी बारी से छड़ियों से केला प्राप्त करना चाहा, परंतु बार बार प्रयास करने पर वो ऐसा नहीं कर सका। वो काफ़ी थक गया और थकने के बाद पिंजरे में एक जगह बैठ गया। अचानक सुल्तान ने छड़ियों को जोड़ लिया और केला प्राप्त कर लिया। अचानक से उसके माइंड में सडन कोई रिएक्शन आया है ना, तो जो सडन चीज़ होती है, अचानक से होता है कुछ, उसको ही बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया का इस सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है, ठीक है। हाँ, ये चीज़, ये अचानक वर्ड आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए फिर सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये कोहलर के अकॉर्डिंग है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है भाई। इस चीज़ को कोहलर ने माना है कि जो सीखने की क्रिया है वो अचानक से होती है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है और सूझ के लिए समस्या सामने ज़रूर होनी चाहिए। जब आपके सामने समस्या होगी तभी आप उसका ये कह दो कि कोई सॉल्यूशन ढूंढने चलोगे। नेक्स्ट है फिर 4th पॉइंट, सीखने की प्रक्रिया में सूझ अचानक मस्तिष्क में आ जाती है। अब सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। सबसे पहला तो ये है कि इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालक का मानसिक विकास सरलता से किया जा सकता है। सेकंड है फिर इस सिद्धांत के द्वारा स्वयं परिस्थितियों के अवलोकन करने और सूझ द्वारा सीखने पर बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है हमारा 3rd पॉइंट, यह सिद्धांत बालकों में कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क विकसित करने के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट है कि बालकों को अपनी समस्या के प्रति अनुशासित होना चाहिए और उसका समाधान स्वयं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ही करना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सीखने के पठार और उन्हें दूर करने के उपाय। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीखने के पठार जो हैं, प्लेट्यू हाँ, लर्निंग के जो प्लेट्यू होता है वो, सीखने के पठार और सीखने का वक्र, ठीक है। कर्व्स ऑफ लर्निंग है ये। अब सीखने के वक्र के प्रकार भी बताने, आपको सीखने का वक्र के बारे में भी बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2018 में भी पूछा गया, 17 में भी, 15 में भी पूछा गया है, ठीक है। इस बार भी पॉसिबिलिटी है इसकी आने की। देखो सीखने का वक्र होता क्या है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का वक्र अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें विषय वस्तु को कितना सीखा इसका मूल्यांकन हम केवल सीखने के वक्र के माध्यम से ही करते हैं। बिल्कुल, देखो सीखने का वक्र इस तरह का होता है। यहाँ पर होता है हमारा अभ्यास या प्रयास। जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही हमारा क्या होता है, सीखने का वक्र बनता है, ठीक है। अब देखो गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है कि हम किस गति से सीख रहे हैं। अब सीखने के वक्र का प्रकार 3 प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक होता है, दूसरा होता है ऋणात्मक और एक होता है आपका मिश्रित, ठीक है। देखो धनात्मक जो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव लर्निंग कर्व जो है ये सीखने की क्रिया में वृद्धि करता है, ठीक है। अगर सीखने की क्रिया में वृद्धि नहीं होती है तो उसको हम ऋणात्मक उन्नति कर्व बोलते हैं। और 3rd है आपका मिश्रित वक्र जो है वो यह व्यक्त करता है कि पहले सीखने की गति हुई, फिर तेज हुई, फिर धीमी हुई, ठीक है। इसमें जो है दोनों का मिक्सचर होता है, कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने का जो वक्र है वो उन्नति और अवलोकन का प्रदर्शन करता है। अब देखो आपको मैं बता देती हूँ, इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हैं। जो आप धनात्मक बनाएंगे वो तो बनेगा इस तरीके से कि ये वृद्धि करता रहता है, ठीक है। दूसरा जो ऋणात्मक बनेगा वो क्या होगा, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है, डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित में क्या हो सकता है, मिश्रित आपका एस टाइप का बनता है, इस तरीके का। पहले क्या होता है, थोड़ी सी वृद्धि होती है, फिर घटती है, फिर वृद्धि होती है इसमें। क्लियर है भाई सभी को।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब सीखने का पठार, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी शॉर्ट में भी कई बार पूछा जाता है। तो देखो प्लेट्यू ऑफ लर्निंग क्या होता है। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना ही सीखने का पठार है। क्या है सामान्य अर्थों में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना? किसी चीज़ की वजह से रुकावट आना या फिर सीखना ही आपका बंद हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? सीखने का पठार बोलते हैं। दूसरे शब्दों में सीखने की प्रक्रिया का अवनति होना ही सीखने का पठार है। सीखने के पठार को हम देख सकते हैं कि बहुत से बालक जो है वो पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर कार्य करने लगते हैं, और बहुत से बालक पढ़ाई के लिए नामांकन करा लेते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं, है ना। तो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनकी फैमिली में, तो किसी भी वजह से वो सीख नहीं पाते हैं या सीखने में रुकावट आती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्लेट्यू ऑफ लर्निंग या सीखने का पठार। नेक्स्ट है फिर रेक्स के अनुसार। अब देखो रेक्स महोदय जी ने इस विषय में क्या कहा है कि सीखने के पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात है, पठार या प्लेट्यू तभी आता है जब वो एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ में लग जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं सपोज़ कीजिए कि किसी बच्चे के मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी एक चीज़ को छोड़ के ना दूसरी चीज़ में लग जाएगा, तो इस वजह से भी सीखने का पठार बनता है। नेक्स्ट है फिर सीखने के पठार के कारण क्या है। अब देखो इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो है त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में गलत विधि अपनाने से भी बालकों में अरुचि उत्पन्न होती है, उनका इंटरेस्ट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, और तब जाके भी सीखने का पठार बनने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर हमारा विद्यालय का वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण रोचक नहीं है, प्रभावपूर्ण नहीं है, तो इससे भी सीखने में पठार आने लगता है। नेक्स्ट है अभिभावकों का शिक्षित ना होना। अगर अभिभावक या गार्जियन जो है वो शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक नहीं है और उनका बालक विद्यालय नहीं जाएगा, तो उनकी शिक्षा दीक्षा में भी क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है फिर अभिप्रेरणा की कमी या मोटिवेशन की कमी होती है, तो शिक्षकों को इससे बालकों का मनोबल सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं शिक्षा के प्रति जागरूक बने और आगे बढ़ें। परंतु अभिप्रेरणा के अभाव में सीखने का पठार आ जाता है। अगर बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलती है तो तब क्या आ जाता है? सीखने का पठार। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा अभ्यास का अभाव। सीखने की प्रक्रिया अभ्यास के बिना पूर्ण नहीं होती। सपोज़ दैट आपने सीख तो लिया है अच्छे से, लेकिन आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तब भी क्या होगा? सीखने का पठार बन जाएगा। ठीक है भाई, अब पठार को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से पठार को हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहला तो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक की रुचि या इंटरेस्ट को और उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए शिक्षा देनी चाहिए, तभी जाके पठार दूर हो पाएगा। नेक्स्ट है फिर शिक्षण विधि में परिवर्तन। करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। हाँ, करके सीखने पर जोर देना चाहिए, जिससे सीखने की प्रक्रिया में रोचकता आती है। थर्ड है फिर पुनर्बलन का प्रयोग। पुनर्बलन को रीइंफोर्समेंट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है भाई। हाँ, अगर कुछ बच्चे जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई वर्ड अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है हिंदी में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा बताती चलती हूँ साथ के साथ ही, फिर भी अगर कोई वर्ड रह जाता है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बालकों को समय समय पर अभिप्रेरित करना चाहिए, मतलब समय समय पर उन्हें मोटिवेशन देनी चाहिए। अच्छे कार्यों पर उसे अच्छे शब्दों का पुरस्कृत करना चाहिए। सपोज दैट किसी बच्चे ने कुछ अच्छा कार्य किया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? वेल डन, शाबाश, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना। इस तरीके से आप उसे पुनर्बलन देकर क्या करेंगे? उसके सीखने के पठार को दूर करेंगे। नेक्स्ट है फिर कार्य में परिवर्तन। शिक्षक को चाहिए कि जब वह कक्षा में पठार का अध्ययन करे तो बच्चों को मनोरंजक विषय वस्तु से जोड़ दें। बिल्कुल, उसको जो है किसी एंटरटेनिंग वस्तु से जोड़ दें या जो उसके इंटरेस्ट की हो। नेक्स्ट है खेल विधि द्वारा शिक्षा। खेल में शिक्षा देना बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। बच्चे खेलना अधिक पसंद करते हैं। खेल में दी गई शिक्षा प्रभावी होती है और इससे सीखने का पठार कभी भी नहीं आता है। चलिए फिर नेक्स्ट है, हम 40 क्वेश्चन पर आ गए हैं भाई। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सभी। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। ठीक है, मोटिवेशन ही पूछा है। मोटिवेशन का क्वेश्चन अभी आपका पहले भी आया था। चलिए फिर देख लेते हैं इसमें मोटिवेशन क्या है। सीखने की प्रक्रिया का एक सहायक अंग है। ठीक है, और अभिप्रेरणा
किसी कार्य को प्रारंभ और उसे पूर्ण करने की शक्ति देती है। अभिप्रेरणा से ही व्यक्ति सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है तो वो उस काम को और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अभिप्रेरणा तो ये हमारा हो गया, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार और महत्व भी पूछा है। अब देखो मैकडूगल ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा के दो प्रकार की होती है, एक तो होती है दैहिक और दूसरी होती है अर्जित। दैहिक कौन सी होती है, जो हमारी जन्मजात होती है। ठीक है, जन्मजात, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये क्या है, हमारी जन्मजात होती है। दूसरी है अर्जित अभिप्रेरणा, यह जो है हमें वातावरण से प्राप्त होती है। यह भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, दूसरी होती है सामाजिक अभिप्रेरणा। क्लियर है भाई सभी को? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिस्पॉन्स तो दीजिए भाई। कुछ आप लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। चलिए फिर अभिप्रेरणा का महत्व देखते हैं क्या क्या है। मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो सीखने में, सीखने की प्रक्रिया में ये सहायक अंग है। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वे उन्हें हमेशा क्या करते रहें, प्रोत्साहित करें। और उन्हें नकारात्मक, बच्चों के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें नकारात्मक अभिप्रेरणा, दंड, अपमान आदि ना दें। ठीक है, नेक्स्ट है फिर रुचि और अभियोग्यता का विकास। अभिप्रेरणा से बच्चों में किसी कार्य अथवा ज्ञान के प्रति रुचि या फिर अभियोग्यता का विकास होता है। नेक्स्ट है मार्गदर्शन, गाइडेंस। मोटिवेशन देने से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, और शिक्षक जो है वो बालकों के क्या होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मान्यताओं का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालकों में ऐसी मान्यताओं का विकास करना है जिससे वह अच्छे नागरिक बन सके। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों में ऐसी मान्यताओं का, ऐसी चीज़ें विकसित करना कि जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सके। ठीक है, वेल सिटीजन बन सके। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की विधियाँ। अब देखो अभिप्रेरणा की विधियाँ कौन कौन सी होती है। कक्षा में अभिप्रेरणा किस प्रकार प्रभावशाली कार्य करती है, इसका निर्णय अनेक प्रभावक प्रतिकारक करते हैं। ठीक है, कई रूपों में अभिप्रेरणा को देखा जा सकता है। इसकी विधियाँ क्या क्या हैं, सबसे पहला है आवश्यकताएं। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बालकों में ही नहीं बल्कि सभी वर्गों में, सभी वर्ग के लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि आवश्यकता के वशीभूत होकर ही वो कोई कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोग क्या है, ऑलमोस्ट बच्चे क्या करते हैं, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ भाई, लेकिन जो करते हैं उनके लिए है ये। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम बिल्कुल उनके सर पे आ जाता है ना, तभी चलते हैं वो पढ़ने, उससे पहले चलते ही नहीं है। नेक्स्ट है फिर रुचि। जिस पाठ या कार्य में बालक की रुचि होती है वे उसको शीघ्रता से सीख लेते हैं। ऐसी पाठ्य सामग्री प्रस्तुतिकरण के लिए होनी चाहिए जिसमें बालक की रुचि हो। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आदतें। बच्चों की या बालकों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती है। नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित हो जाए तो पाठ विकास में सहायक होता है। अब अभिप्रेरणा के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, एक तो आवश्यकताएं हैं, दूसरा चालक है, ड्राइव, तीसरा है उद्दीपक और चौथा है प्रेरक। क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है भाई? चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं हम। कल हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।